एस्पिरेंट्स, आई वेलकम यू ऑल एट परचम क्लासेस। एक बार फिर नया मंडे आया है नई न्यूज़ के साथ। आज के इकोनॉमिक्स और फाइनेंस के हफ्ते में क्या क्या नया चीज़ आई है, हम 30 जनवरी से 4 फेब तक की सारी इकोनॉमिक्स और फाइनेंस की करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, आपको पता है ये बजट और इकोनॉमिक सर्वे वाला वीक रहा है, तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी नई चीज़ें इकोनॉमिक्स और फाइनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बजट और इकोनॉमिक सर्वे के अंदर आई है। लेकिन क्योंकि मैं बजट और इकोनॉमिक सर्वे एक अलग से सेशन लूंगी, इस वजह से मैं वो वाली न्यूज इसके अंदर कवर नहीं कर रही। उसके अलावा जितनी भी न्यूज इसमें आई है, इस हफ्ते में जितनी भी इकोनॉमिक्स और फाइनेंस की न्यूज आई है, हम उसको कवर कर लेते हैं। बजट और इकोनॉमिक सर्वे वाला जो है वो हम अलग से एक सेपरेट सीरीज चलाएंगे, जिसके अंदर हम लोग इकोनॉमिक सर्वे और बजट को डिस्कस करेंगे बहुत डिटेल में, बहुत अच्छे से। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट जानकारी मैं देना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट की कि हमको हार्ड कॉपी चाहिए। जो भी हमारी करंट अफेयर की ईयर बुक है उसकी हार्ड कॉपी हमको चाहिए। तो परचम क्लासेस ने आप लोगों के लिए हार्ड कॉपी अवेलेबल करा दी है। जिस भी एस्पिरेंट को हमारी 2022 जनवरी से दिसंबर तक के करंट अफेयर की ईयर बुक जो है उसकी हार्ड कॉपी अगर चाहिए, तो 10 तारीख से आप लोग अपने ऑर्डर्स जो हैं वो शुरू कर सकते हैं। ठीक है, और 15 फेब से आप लोगों की जो शिपिंग है वो स्टार्ट हो जाएगी। आपको कहाँ पे ऑर्डर करना है? आपको percham-store.in पे आपको ऑर्डर करना है। ठीक है, percham-store.in पे आपको ऑर्डर करना है और 15 फरवरी से आप लोगों की शिपिंग स्टार्ट हो जाएगी। ये हार्ड कॉपी आप लोगों के घर तक पहुंच। अगर कोई स्टूडेंट हार्ड कॉपी नहीं लेना चाहता है तो उसके लिए सॉफ्ट कॉपी का इंतजाम भी हमने किया है। आप लोग परचम क्लासेस ऐप से इसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे आपको ये पूरी सॉफ्ट कॉपी मिल जाएगी, जिसके अंदर आपको जनवरी से दिसंबर 2022 की अपॉइंटमेंट, अवार्ड्स, बुक ऑथर, ऑबिचुरीज, नेशनल इंटरनेशनल स्टेट न्यूज इंडेक्स, रैंकिंग सब कुछ कवर करवाया जा रहा है। आप लोग इसको भी परचेज कर सकते हैं। और कुछ ऑफर्स के बारे में और कुछ कोर्सेज के बारे में हम बात करें तो एक कोर्स एसएससी जीए का चल रहा है, क्योंकि आपको पता है टीयर 2 की डेट्स भी अनाउंस हो गई हैं। तो आपको एसएससी जीए का कोर्स बहुत हेल्प करेगा। हमारी पूरी टीम ने मिलकर इसके अंदर इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, स्टैटिक, जीके सब कुछ कवर किया है पूरा रिकॉर्डेड मोड में। और एक कोर्स चल रहा है जिसके अंदर सिर्फ इकोनॉमी करवा रही हूँ, मैं करवा रही हूँ उसको जीरो से हाई लेवल तक की इकोनॉमी। तो ये भी आप अवेल कर सकते हो हमारी परचम क्लासेस ऐप से। दोनों ही कोर्सेज पे अगर आपको 10% का एक्स्ट्रा ऑफ चाहिए, देन यूज कोड PAYL10 टू गेट 10% एक्स्ट्रा ऑफ। ठीक है, अब बहुत ज्यादा बातें ना करते हुए हम लोग देखते हैं आज की क्लास में अपने को कौन कौन से टॉपिक्स डिस्कस करने हैं। पहले ब्रीफ में एक बार पढ़ लेते हैं, फिर उसका कॉम्प्रीहेंड करके मैं आपको बताऊंगी। ये देखिए, आज की क्लास में ये 10 टॉपिक अपने को कवर करने हैं, जिसके अंदर सबसे पहला टॉपिक आप लोगों को कौन सा दिखाई दे रहा है? पैन, परमानेंट अकाउंट नंबर। सब लोग जानते हो पैन क्या होता है, लेकिन आधार कार्ड की तरह परमानेंट अकाउंट नंबर को भी एक कॉमन आइडेंटिटी कार्ड बना दिया है। ठीक है, तो निर्मला सीतारमन ने क्या कहा है पैन के बारे में उसको जानेंगे, और पैन कार्ड के बारे में अदर डिटेल्स को भी समझेंगे। अगली न्यूज है महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट। इस बजट के अंदर महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट स्पेशली महिलाओं के लिए लॉन्च हुआ है। 2 साल की ये स्कीम है। क्या फायदे होंगे, क्या नुकसान, उसको जानेंगे। टूरिज्म को इंफ्रास्ट्रक्चर के स्टेटस में अभी तक नहीं लिया है, लेकिन टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए बहुत सारा नई नई इनिशिएटिव्स जो हैं इस बजट के अंदर अनाउंस हुए हैं। क्या है टूरिज्म के अंदर जानने लायक, उसको जानेंगे। उसके बाद यूनाइटेड नेशन ने वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन के बारे में अपने कुछ आइडिया दिए हैं। क्या क्या, किस तरीके से रिसेशन रहने वाला है, कैसे इन्फ्लेशन रहने वाला है, कैसा अनएम्प्लॉयमेंट रहने वाला है, कितनी ग्रोथ, कितनी जीडीपी, सबके बारे में पता करेंगे। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स के बारे में जानेंगे। इसके अंदर क्या है कि जब दुनिया कोविड-19 से जूझ रही थी, वहां पे भी भारत ने कुछ ऐसी स्कीम्स चलाई जिससे एक ड्राइवर की तरह, एक की ड्राइवर की तरह भारत की इकोनॉमी स्टक ना हो। ठीक है, और भारत की इकोनॉमी ग्रो करती। क्या है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, इसको समझेंगे, और कौन कौन से सेक्टर्स इसके अंदर इंक्लूड हो गए हैं उसको भी जानेंगे। उसके बाद है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। आईएमएफ ने अपनी रिपोर्ट दी है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, जिसके अंदर पूरी दुनिया की इकोनॉमी कैसे चलेगी, अलग अलग देशों के बारे में बताया हुआ है। भारत के बारे में क्या कहा है आईएमएफ ने, उसको जानेंगे। उसके बाद है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस ये एक ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होता है जहां पे सरकार जिस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की मदद से प्रोक्योरमेंट करती है, खरीदारी करती है गुड्स और सर्विसेज की। तो जो ये गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस है,
कितना इसने सेल किया है इस साल उसकी डिस्कशन करेंगे। ई कोर्ट यानी इलेक्ट्रॉनिक कोर्ट, ये एक मिशन मोड प्रोजेक्ट की तरह चल रहा है। इसको 3 फेजेस के अंदर भारत में 2007 से इसकी तैयारी शुरू हो रखी है और 3 फेजेस में इसको लेके आए हैं, फेज 1, फेज 2 एंड फेज 3। फेज 1 2007 में लॉन्च हो चुका है, फेज 2 2011-12 के अंदर, और फेज 3 अब जो है वो लॉन्च हो रहा है। तो क्या क्या है इसके अंदर उसको जानेंगे। अडानी ग्रुप एंड एलआईसी, आपको पता है अडानी ग्रुप के शेयर्स काफी गिर गए हैं और एलआईसी का उसमें कुछ इन्वॉल्वमेंट, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का कुछ इन्वॉल्वमेंट बताया जा रहा है। एलआईसी क्या होती है उसके बारे में जानेंगे। लैब ग्रोन डायमंड, निर्मला सीतारमन जी ने कस्टम ड्यूटी कम कर दी है लैब ग्रोन डायमंड्स पे, ठीक है। जो इसके सीड्स होते हैं लैब ग्रोन, यानी लैब के अंदर जो डायमंड बन रहा है उसको बनाने के लिए जो सीड चाहिए, जिसके ऊपर सारा ऑपरेशन करके हम लोग डायमंड बनाते हैं, उन सीड्स को हम बाहर से इंपोर्ट करते थे, उनके ऊपर कस्टम ड्यूटी को कम कर दिया है। तो ये पूरी न्यूज थी जिसके बारे में हमने ब्रीफ में जानकारी दी। आइए अब चलते हैं थोड़ा सा कॉम्प्रिहेंसिव वे में इसको पढ़ते हैं। सबसे पहली क्या है, परमानेंट अकाउंट नंबर। तो आपको पता है यूनियन बजट 2023 में फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने ये कहा कि जो पैन है, परमानेंट अकाउंट नंबर है, उसको एक यूनिवर्सल आइडेंटिफायर बना लो। आपको पता है भारत में रहते हुए लोगों को पैन कार्ड तो मिलता है, पैन नंबर मिलता है, परमानेंट अकाउंट नंबर मिलता तो है, लेकिन अगर कोई विदेशी व्यक्ति भी पैन कार्ड लेना चाहे तो वो ले सकता है। ये आपके देश की नेशनैलिटी नहीं बताता है, पैन कार्ड कभी भी नेशनैलिटी नहीं बताता है, ठीक है। ये आपको एक परमानेंट अकाउंट नंबर देता है और जब आप इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं तब ये ज्यादा काम आता है। तो जो पैन कार्ड है, अब वो एक आधार कार्ड की तरह एक यूनिवर्सल आइडेंटिफायर बन गया है। जैसे आधार कार्ड भारत के अंदर एक आइडेंटिफायर है, एक पहचान पत्र की तरह काम आता है, ऐसे अब पैन कार्ड को भी पहचान पत्र की तरह यूनिवर्सली यूज करेंगे, ठीक है। इसको कौन इशू करता है, इसको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इशू करता है, यानी सेंट्रल बोर्ड फॉर डायरेक्ट टैक्सेस, सीबीडीटी, सेंट्रल बोर्ड फॉर डायरेक्ट टैक्सेस इसको इशू करता है, ठीक है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। ये 10 डिजिट्स का अल्फा न्यूमेरिक नंबर होता है, 10 डिजिट्स होते हैं अल्फा न्यूमेरिक। अल्फा न्यूमेरिक क्या होते हैं, इस तरीके से ए बी 1 2 3 सी 1 2 3 4 सी ई, इस तरीके से अल्फाबेट्स भी हैं और न्यूमेरिक्स भी हैं। तो 10 अल्फा न्यूमेरिक्स जो है किसी के भी पैन कार्ड में होते हैं, ठीक है। सीबीडीटी इसको लॉन्च करता है। इससे फायदा क्या होगा, क्यों ऐसा किया है, इसको क्यों यूनिवर्सली एक आइडेंटिटी कार्ड बना रहे हैं। एक तो इससे बेस बढ़ेगा, ज्यादा लोग पैन कार्ड बनवाएंगे, पैन कार्ड बनवाएंगे तो अपने को अकाउंट डिटेल्स का पता लगता रहेगा, ब्लैक इकोनॉमी थोड़ी सी कम हो सकती है इससे, एक तो ये वजह है। दूसरी वजह ये है कि आप बहुत सारे कार्ड्स बनवा बनवा के डुप्लीकेसी करते हो एफर्ट्स की, तो जो कार्ड ऑलरेडी है उन्हीं को ही बाकी तरीके से बाकी तरीके से यूज कर लो, मतलब आइडेंटिफायर की तरह भी यूज कर लो, ठीक है। अच्छा जी, जेस्टेशन पीरियड प्रोजेक्ट्स का कम हो जाएगा, मतलब कि जो आप अलग अलग प्रोजेक्ट्स चलाते हो, ठीक है, इस प्रोजेक्ट में ये कार्ड चाहिएगा, इस प्रोजेक्ट में ये कार्ड चाहिएगा, अलग अलग से आइडेंटिटी मांगते हो। अब वही कॉमन आइडेंटिटी मल्टीपल प्रोजेक्ट्स में काम आ रही है तो समय कम हो जाएगा, प्रोजेक्ट जल्दी पूरे हो जाएंगे। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, बिजनेस जो है करना आसान हो जाएगा, ठीक है। और एक कॉमन आइडेंटिफायर की तरह अगर हम इसको यूज करते हैं तो केवाईसी नॉर्म्स को इकट्ठा करने में भी अपने को काफी कम समय लगेगा, क्योंकि ऑलरेडी जब आपने पैन कार्ड बनाया होगा तो उसके नो योर कस्टमर्स, अपने कस्टमर के बारे में जानकारी तो ली होगी ना, तो केवाईसी नॉर्म्स के लिए आपको अब कम समय लगने लग जाएगा। तो ये थी पूरी पैन कार्ड की न्यूज। अब हम अगली न्यूज पे चलते हैं जिसका नाम है महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट। फाइनेंस मिनिस्टर ने अभी इसी बजट में अनाउंस किया है कि महिलाओं के लिए महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट को लॉन्च किया जा रहा है। ये एक स्कीम है जिसके अंदर कोई भी महिला मैक्सिमम 2 लाख रुपए जमा करवा सकती है। कितने? मैक्सिमम 2 लाख रुपए जमा करवा सकती है महिला के नाम पे, जो या किसी अपनी बेटी के नाम पे, गर्ल के नाम पे अकाउंट खुलेगा जिसपे 7.5% इंटरेस्ट मिलेगा, जो काफी हाई है, ठीक है। और 2 साल के लिए ये जो स्कीम है वो आपको अवेल करवाई जा रही है। 2023 में शुरू हो रही है और 2025 तक ये चलेगी, ठीक है, मार्च 2025 तक ये चलेगी। इसमें कोई टैक्स का बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा, नो टैक्स बेनिफिट, लेकिन अगर आप चाहो तो कभी भी इसमें से पैसा निकलवा सकते हो। ऐसा नहीं है 2 साल के बाद ही आपको पैसा मिलेगा, आप उससे पैसे भी विड्रॉ करवा सकते हो, उससे पहले भी पैसा विड्रॉ करा सकते हो। इससे महिलाओं को एक एनकरेजमेंट मिलेगा, प्रोत्साहन मिलेगा कि हमको भी सेविंग सर्टिफिकेट्स खरीदने चाहिए, हमको भी कुछ सेविंग्स करनी चाहिए जिससे विमेन एम्पावरमेंट को मदद मिले, ठीक है। तो ये पूरी न्यूज थी। इसके बाद हम बात करते हैं टूरिज्म की।
टूरिज्म के बारे में क्या कहा जा रहा है कि बजट एलोकेशन में कोई इंक्रीज नहीं किया। टूरिज्म पहले भी 2400 करोड़ रुपए इसको दे रखे थे, अभी भी 2400 करोड़ रुपए ही इसे दे रखे हैं। ठीक है, तो एक तो बजट एलोकेशन टूरिज्म में नहीं हुआ, लेकिन टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए बहुत सारे मेजर्स लिए गए हैं। ठीक है, बहुत सारे मेजर्स लिए गए हैं। आप देख सकते हो कौन कौन से न्यू इनिशिएटिव्स लिए गए हैं। एक तो 50 नई डेस्टिनेशन को इंक्लूड कर दिया गया है। 50 नई डेस्टिनेशन तैयार करवाई जा रही है जो यूजर फ्रेंडली होगी, जो टूरिस्ट फ्रेंडली होगी, जहां पे आपको घूमने में मजा आएगा और आप नई नई चीजें देख सकेंगे। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम चलाया जा रहा है। इसके अंदर क्या है, टूरिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और एमिनिटीज जो है वो बॉर्डर विलेजेस के अंदर, दो देशों के जो बॉर्डर पे विलेज होते हैं उनका डेवलपमेंट हमेशा रह जाता है, क्योंकि वहां पे ज्यादातर लड़ाइयां चलती है, वहां पे ज्यादातर क्योस क्रिएट हुआ रहता है, तो उनका डेवलपमेंट हमेशा रह जाता है। विलेज वाइब्रेंट प्रोग्राम के अंदर क्या किया जा रहा है, यहाँ पे टूरिज्म के हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जा रहा है और बेसिक एमिनिटीज को इंप्रूव किया जा रहा है, जिससे विलेजेस के अंदर भी इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी अच्छी हो जाएगी। यूनिटी मॉल्स बनाए जा रहे हैं। यूनिटी मॉल्स क्या है कि अपनी अपनी राजधानी में, जैसे जितने भी राज्य हैं उनकी अपनी राजधानी है, अपनी कैपिटल है, अपनी अपनी कैपिटल में आपको एक यूनिटी मॉल बनाना होगा और उस यूनिटी मॉल को एक टूरिस्ट स्पॉट की तरह आपको बनाना पड़ेगा। इतना साज सजावट, इतना खूबसूरती से सारी फैसिलिटी वहां पे होनी चाहिए। और इस मॉल को ये काम दिया जाएगा कि आपको प्रमोट क्या करना है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। अब ये समझो, भारत फोकस कर रहा है कि किस तरीके से एक्सपोर्ट को हम बढ़ा सके, तो हर डिस्ट्रिक्ट की कुछ ना कुछ खासियत तो होती है ना। भाई हमारे डिस्ट्रिक्ट में ये सबसे अच्छा है, जैसे हिसार का, मैं हिसार हरियाणा की रहने वाली हूँ, हिसार का स्टील बहुत अच्छा है, हिसार को स्टील सिटी कहते हैं। ठीक है, जिंदल स्टील्स की वजह से। तो हिसार के अंदर स्टील को एक्सपोर्ट करना हमारा परम कर्तव्य है। मतलब हर डिस्ट्रिक्ट को अपना अपना एक स्पेशल प्रोडक्ट जो है वो एक्सपोर्ट के अंदर लगाना है। यह है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम। जब ये यूनिटी मॉल बन जाएगा किसी एक राज्य की राजधानी में, जैसे हरियाणा और पंजाब की राजधानी चंडीगढ़, चंडीगढ़ के अंदर जब ये यूनिटी मॉल बन जाएगा तो क्या होगा, जितने भी हरियाणा के अंदर जिले आ रहे हैं उन सभी के प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करने का काम इस यूनिटी मॉल को भी दिया जाएगा कि तुम्हें भी इसको अब एक्सपोर्ट करने में मदद करनी चाहिए। ठीक है, तो लेकिन एक बात याद रखोगे, टूरिज्म को अभी भी इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस नहीं मिला। इससे क्या फर्क पड़ता है, इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस ना मिलने की वजह से बहुत सारी फैसिलिटीज टूरिज्म के अंडर रह जाती है जो नहीं हो पाती। इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस मिलते ही इनको लोन ज्यादा मिल जाता है, इस सेक्टर के अंदर सरकार ध्यान ज्यादा देने लग जाती है। ठीक है, तो ये टूरिज्म को लेके न्यूज थी। अगली न्यूज पे चलते हैं, दैट इज यूएन एंड वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन। यूनाइटेड नेशन ने हाल ही में एक नई रिपोर्ट जारी की है 2023 के अंदर इकोनॉमिक सिचुएशन और प्रोस्पेक्ट्स को लेके, जिसके अंदर ये कहा है कि जो जीडीपी है वो 1.9% हो जाएगा, 3% से घटके। 3% 2022 में जीडीपी था, अब वो 3% से रिड्यूस होके 1.9% 2023 में हो जाएगा। वजह भी बताई है बहुत सारी। एक तो बताई है कि सीरीज ऑफ सीवियर एंड म्यूचुअली रेनफोर्सिंग शॉक्स, बहुत सारे शॉक्स, बहुत सारे धक्के, बहुत सारे प्रॉब्लम्स दुनिया के अंदर आई, जिसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कोविड-19। फर्स्ट वेव, सेकंड वेव, जैसे इकोनॉमी थोड़ी सी ग्रो करती फिर से एक नई वेव आ जाती, वेव नहीं पता नहीं वेब सीरीज हो रही थी जैसे। वही काम यहीं पे यूएन भी कह रहा है कि क्या करें, थोड़ा सा इकोनॉमी ग्रो करते हैं फिर से एक नई वेव आ जाती है, फिर से नया कोरोना का वेरिएंट आ जाता है। तो एक तो ये शौक बताया। दूसरा शौक क्या बताया, वॉर इन यूक्रेन। यूक्रेन के अंदर इतनी गजब की लड़ाई हुई है, इतनी जबरदस्त लड़ाई हुई है कि उससे पूरी इकोनॉमी को, पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी को इम्पैक्ट पड़ा है। ठीक है, फूड और एनर्जी का क्राइसिस हो गया, इस वॉर की वजह से फूड और एनर्जी का क्राइसिस हो गया। अब जब फूड और एनर्जी कम हो जाएंगे, डिमांड सप्लाई कम हो गई, तो सीधी सी बात है इन्फ्लेशन हो गया। बहुत सारे देश कंगाल होने लगे, श्रीलंका जैसे, तो वहां पे कर्ज बढ़ने लगा। और क्लाइमेट इमरजेंसी तो हर वक्त बनी ही रहती है। ठीक है, तो ये सारे शॉक्स की वजह से जो जीडीपी है वो बताया गया है कि कम होगा। की फाइंडिंग्स देखते हैं। इन्फ्लेशन के बारे में क्या बताया है यूनाइटेड नेशन ने कि 2022 में इन्फ्लेशन 9% पे था। ऐसा कहा गया है कि डेवलप्ड और डेवलपिंग इकोनॉमी में इन्फ्लेशन कम नहीं होने वाला है। उसके बाद रिसेशन के बारे में बात करते हैं। ये कह रहा है कि जो रिसेशन है वो इतने बुरे हालात की वजह से रिसेशन में भी ग्रो, रिसेशन जो है वो बढ़ सकता है।
ठीक है। स्लोअर जॉब रिकवरी 2022 में देखी गई डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर। और विमेन्स का एम्प्लॉयमेंट तो बहुत ज्यादा हर्ट हुआ है, विमेन का एम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा कम हुआ है, ऐसा यूनाइटेड नेशन अपनी रिपोर्ट में बताता है। फिर कहता है स्लाइट ग्रोथ इन ग्लोबल आउटपुट, कैसे, किन किन सेक्टर्स में, किन किन तरीके से, कहां कहां पे स्लाइटली ग्रोथ देखी जा रही है। एक तो चाइना के अंदर 2023 में 4.8% से ग्रोथ देखी जा रही है और 2024 में 4.5% से ग्रोथ देखी जा रही है। ठीक है। दूसरा ये क्या कह रहा है कि इकोनॉमिक ग्रोथ जो है इस साल तो केवल 0.4% रहेगी, पर 2024 में 1.7% रहेगी। फिर उसके बाद कहा जा रहा है रशिया का एक्सपोर्ट, रशिया का एक्सपोर्ट इंडिया के साथ बढ़ गया, चाइना के साथ और टर्की के साथ बढ़ गया है। ठीक है, 2022 में। आउटलुक ऑफ साउथ एशिया, साउथ एशिया की बात करें तो महंगाई बहुत जोरों से कमर तोड़ी है सबकी। फूड और एनर्जी प्राइसेस जो है वो इंक्रीज हुए हैं, लेकिन बाद में कुछ ऐसे स्टेप्स लिए गए जिससे इन्फ्लेशन थोड़ा कम हुआ, जिसको हम कहते हैं टाइटनिंग मॉनेटरी पॉलिसी। मतलब हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट को इतना ज्यादा बढ़ा दिया था, मतलब हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो हम लैंडिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट थे ना जिसपे आपको लोन मिलता है, वो लोन इतने महंगे कर दिए थे कि दुनिया के पास पैसे की कमी होगी और डिमांड नहीं हो पा रही थी। तो इस वजह से हमने साउथ एशिया के अंदर कुछ कुछ इन्फ्लेशन को संभाला है। इंडिया के प्रोस्पेक्ट की अगर बात करें तो भारत के ग्रोथ रेट के बारे में यूनाइटेड नेशन का क्या कहना है। भारत के बारे में कहना है कि ये 5.8% पे रहेगा। ठीक है, 2022 में 6.4% एस्टिमेटेड था, लेकिन 5.8 पे अब रहेगा। ठीक है, और एक्सपोर्ट में इन्वेस्टमेंट की हमको ज्यादा जरूरत है। इंडिया की फूड और एनर्जी सब्सिडीज जो है वो कम होंगी, यानी अब सब्सिडीज को घटाया जाएगा। इंडिया विल ग्रो एट 6.7% इन 2024। कह रहा है कि अभी तो 5.8% है, पर ठंड रखो 2024 में 6.7% पे आप फास्टेस्ट इकोनॉमी ग्रोइंग वाले रीजन हो जाओगे। इन्फ्लेशन के बारे में कह रहा है 2022 में 7.1% था और ऐसा माना जा रहा है कि 2023 में इसको कम करके 5.5% ले आएंगे। उसके बाद करेंसी डेप्रिसिएशन हो रहा है, आपको पता है। अनएम्प्लॉयमेंट जो है पहले की तुलना में डिक्लाइन हुआ है, लेकिन महिलाओं का अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा है। ये बातें इंडिया के बारे में यूनाइटेड नेशन ने कही है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट न्यूज है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। ये क्या कहता है, कहता है कि जब पूरा वर्ल्ड जो है इकोनॉमिक रियलिटी से लड़ रहा था कोविड-19 पैंडेमिक के कारण, उस वक्त भी भारत ने खुद की स्ट्रैटेजिक अपॉर्चुनिटीज को नहीं छोड़ा और एक की प्लेयर की तरह ग्लोबल वैल्यू चेन में खड़ा रहा। किसकी मदद से? प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम की वजह से। ये स्कीम क्या है इसको समझना, देखो नाम से ही आपको पता लग रहा है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, है ना। नाम से ही आपको पता लग रहा है कि कुछ प्रोडक्शन से लिंक है और फिर इंसेंटिव्स मिलेंगे, है ना। तो यही है इसके अंदर। आप कितना प्रोडक्शन कर रहे हो, मतलब आपने आउटपुट कितनी की है, आउटपुट करके आपने उसको सेल कितना किया है, सेल करके आपने उसमें रेवेन्यू कितना जनरेट किया है और आपका नेट प्रॉफिट आपने पहले की तुलना में कितना कमाया है, इस हिसाब से आप लोगों को इंसेंटिव्स मिलेंगे। इसी को ही कहते हैं प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। इससे फायदा क्या हो गया? अपना इंपोर्ट कम हो जाएगा। जो चीजें हम बाहर से मंगवाते थे अब अपने को बाहर से मंगवाने की नीड नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि हम खुद ही इतना सारा एक्सपोर्ट कर रहे हैं, हमको बाहर से मंगवाने की नीड ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, इंपोर्ट कम हो जाएगा, मतलब अपना प्रॉफिट, अपना कैड भी कम हो जाएगा। करंट अकाउंट डेफिसिट, जिसको नहीं पता पिछली बैलेंस ऑफ पेमेंट की वीडियो में देखना, और पिछले हफ्ते के अंदर भी मैंने करंट अकाउंट डेफिसिट समझाया है। करंट अकाउंट डेफिसिट रिड्यूस हो जाएगा, भारत के अंदर जो डॉलर्स की कमी हो रही है वो कमी खत्म हो जाएगी। बहुत सारे फायदे इस स्कीम से होने वाले, एक बार देख लेते हैं। मैंने आपको बता दिया इस स्कीम के बारे में। ये क्या कह रहा है कि जो पीएलआई है यानी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम है, इज लाइकली टू अपग्रेड द लेबर फोर्सेस स्किल्स। अब ये क्या कर रहा है, किस चीज पे काम कर रहा है? ये ऐसी लेबर को प्रोड्यूस करने पे काम कर रहा है जिसके अंदर स्किल ज्यादा हो। ठीक है, पुरानी मशीनरी को रिप्लेस करने की बात हो रही है इसके अंदर, ताकि जो प्रोडक्शन का वॉल्यूम है वो बढ़ सके, मतलब पहले की तुलना में ज्यादा प्रोडक्शन हो सके। ठीक है, इसके अंदर और क्या बातें हैं कि शुरुआत में केवल 2 से 3 सेक्टर्स के अंदर ही प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम लेके आए थे कि आपको बस इन सेक्टर का प्रोडक्शन बूस्ट करना है, लेकिन आज के दिन 14 नए इनिशिएटिव्स, 14 नए सेक्टर्स को इसके अंदर इंक्लूड कर दिया है। आप देख पा रहे हो, जो स्टार्टिंग में था वो ड्रग के केस में था, ड्रग इंटरमीडिएरीज जितने भी होते हैं उनके लिए था। ठीक है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स के अंदर प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम आई थी।
बाद में इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग के अंदर भी इसको इंक्लूड कर दिया, मेडिकल डिवाइसेस के लिए भी इंक्लूड कर दिया। फिर नवंबर 2020 में इलेक्ट्रॉनिक्स और टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट इसके अंदर आ गए, फार्मास्यूटिकल ड्रग्स आ गए, टेलीकॉम और नेटवर्किंग प्रोडक्ट्स आ गए, फूड प्रोडक्ट्स आ गए, व्हाइट गुड्स आ गए जैसे एयर कंडीशनर, एलईडी, हाई एफिशिएंसी सोलर पीवी मॉड्यूल्स आ गए, ऑटोमोबाइल एंड ऑटो कंपोनेंट्स, एडवांस केमिस्ट्री, सेल बैटरी, टेक्सटाइल इसके अंदर इंक्लूड हो गया, स्टील इसके अंदर इंक्लूड हो गया। और 2021 सितंबर में इस स्कीम में ड्रोन्स और ड्रोन्स कंपोनेंट भी इंक्लूड हो गए। यानी आज के दिन टोटल 14 सेक्टर्स ऐसे हैं जो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम में आते हैं। ठीक है, इंडिया की गवर्नमेंट ने 14 की मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स को इसके अंदर इंक्लूड कर दिया है ताकि आप लोगों का उत्पादन बढ़ सके। मार्च 2020 में इसको लॉन्च किया गया था। मार्च 2020 में 3 इंडस्ट्रीज को टारगेट करके इसको चलाया था। मोबाइल और कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग, मोबाइल से रिलेटेड सारा सामान, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग और मेडिकल डिवाइसेस, क्योंकि भारत को बहुत ज्यादा चाइना के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है इस सामान के लिए। तो भारत ने ये कहा कि अब हम डिपेंड नहीं रहेंगे, हम अपना सामान खुद बना लेंगे। तो इन 3 एरियाज के लिए इनिशियली प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम को मार्च 2020 में लॉन्च तो किया गया था, लेकिन उसके अंदर आज के दिन 14 सेक्टर्स को इंक्लूड कर दिया है। कौन कौन से 14 सेक्टर्स है मैंने आपको बता दिया है, आप यहाँ पे पढ़ भी सकते हो। रिसेंटली जो इंक्लूड किया है ड्रोन और ड्रोन के कंपोनेंट्स सितंबर 2021 में इंक्लूड हुए हैं। इंसेंटिव्स मिलेंगे किस किस आधार पे, आपने कितना सेल किया है, आपका लोकल वैल्यू एडिशन कितना हुआ है, कितने समय में, मतलब हर 5 साल के अंदर रिव्यू होगा और उसी हिसाब से इंसेंटिव्स मिलेंगे। इससे फायदा क्या होगा, एक तो हमें दूसरों के ऊपर डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा, हम खुद का प्रोडक्शन खुद कर लेंगे। दूसरा, हम अपने देश की डिमांड्स को मीट कर पा रहे हैं, स्पेशली 4G और 5G प्रोडक्ट्स की डिमांड को मीट कर पा रहे हैं। कार्बन फुटप्रिंट रिड्यूस हो गया, क्योंकि इस स्कीम का एक और मकसद है कि हमको ग्रीन तरीके से हर चीज को मैन्युफैक्चर करना है। जितना ज्यादा ग्रीन के बारे में सोचोगे, जितना ज्यादा आप कार्बन लेस के बारे में सोचोगे, उतना ज्यादा कार्बन फुटप्रिंट जो है वो रिड्यूस होगा। ठीक है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को बूस्ट करना भी हमारा उद्देश्य है ताकि अलग अलग देशों के साथ हम ट्रेड एग्रीमेंट्स फ्रीली कर सके बिना किसी बैरियर के। अब अगली न्यूज जो है आईएमएफ की रिपोर्ट के बारे में है। अभी तो हमने देखा कि यूनाइटेड नेशन ने क्या बातें बताई है, क्या आइडिया लगाया है। अब हम देखते हैं कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जो आईएमएफ ने दी है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, एक तो याद रखना ये ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशन है। ये क्या है, ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशन है। 1944 में मीटिंग जो हुई थी वहां पे आईएमएफ को भी और वर्ल्ड बैंक दोनों को बनाया था, लेकिन भारत ने 27 दिसंबर 1945 को इंडिया ने आईएमएफ में ज्वाइनिंग लिया है। इंडिया ने आईएमएफ को ज्वाइन किया है 27 दिसंबर 1945 को। ये बन गया था 1944 में। ये क्या करता है, ये साल में 2 बार, एक तो जनवरी में एक जुलाई में वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक देता है, WEO रिपोर्ट देता है। ठीक है, तो अब इसने 2023 के लिए कुछ इंप्रूवमेंट्स की आशंकाएं जताई है। क्या टेक अवेज इसने बताए हैं, इसने ये कहा है कि जो ग्लोबल की ग्रोथ है, पूरे विश्व की ग्रोथ है, वो 3.4% थी 2022 में, लेकिन 2023 में 2.9% होने वाली है और फिर से 2024 में 3.1% हो जाएगी। आईएमएफ ने ये कहा है कि आप जो है रिसेशन से धीरे धीरे बाहर निकलेंगे। नेगेटिव ग्रोथ इन ग्लोबल जीडीपी और ग्लोबल जीडीपी पर कैपिटा एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा। नेगेटिव ग्रोथ को एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा, पॉजिटिव ग्रोथ को ही एक्सपेक्ट किया जा रहा है। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि धीरे धीरे ग्रोथ जो है 2024 में स्पीड पकड़ेगी अगर बीच में कोई प्रॉब्लम ना हुई तो। रिलीफ के बारे में क्या बताया, इन्फ्लेशन कैसे कम होगा, इसने कहा कि जो इन्फ्लेशन है वो 2022 में पीक पे आ गया, लेकिन अब धीरे धीरे 2024 में कम हो जाएगा इन्फ्लेशन। हेडलाइन इन्फ्लेशन के बारे में क्या कह रहा है, मैं आपको टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन में सब बता चुकी हूँ, हेडलाइन इन्फ्लेशन, कोर इन्फ्लेशन, तो अब मैं बार बार डिस्कस नहीं करूंगी। ठीक है, तो इन्फ्लेशन वाली वीडियो देखना और वहां पे आपको ये बातें पता लग जाएगी। हेडलाइन इन्फ्लेशन क्या कह रहा है कि 84% कंट्री, टोटल कंट्री लगभग 200 है, उनमें से 84% कंट्रीज ऐसी है जिनका लोअर हेडलाइन इन्फ्लेशन है, मतलब जिनके यहाँ इन्फ्लेशन जो है वो कम है, सीपीआई जो है कम है 2023 में एज कंपेयर टू 2022, क्योंकि 2022 में हर देश के अंदर ही इन्फ्लेशन बढ़ गया फूड और फ्यूल के प्राइसेस की वजह से। ठीक है, तो हेडलाइन इन्फ्लेशन के अंदर जो है वो अब
2023 में कम होने की आशंका है। ग्लोबल इन्फ्लेशन 2022 में 8.8% था, 2023 में 6.6 होने वाला है, 2024 में 4.3 होने वाला है। ऐसे अंदाजे लगाए जा रहे हैं। प्राइस राइज को स्लो किया जा रहा है टाइटनिंग पॉलिसी को अपना के। टाइटनिंग पॉलिसी क्या होती है? जिसमें लोन्स को महंगा कर दिया जाएगा, लोन्स को महंगा कर दिया जाएगा। ठीक है, इंडिया जो है वो फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी होगा, ऐसा आईएमएफ भी कह रहा है, ऐसा यूएन भी कह रहा है 2023 में और 2024 में। यूएन ने तो कहा है 2024 में होगा, पर आईएमएफ कह रहा है 2023 और 24 दोनों में इंडिया जो है वो फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी होगा। ग्रोथ जो है इंडिया में कितनी? 2022 में 6.8% और 2023 में 6.1% और 2024 में 6.8% तक जाने की बातें चल रही है। होगा क्या पता नहीं, अंदाजे लगाए जा रहे हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जो है एक ऐसा सर्वे है जिसको आईएमएफ देता है और ये अप्रैल और अक्टूबर के मंथ में पब्लिश होता है। साल में 2 बार, ट्वाइस अ ईयर ये पब्लिश होता है, जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स, प्रेडिक्शंस इनके बारे में बताता है। ठीक है, इसके बाद अगली न्यूज है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस क्या है? ये सरकार का एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। क्या है ये? गवर्नमेंट का एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की हेल्प से ही गवर्नमेंट जो है प्रोक्योरमेंट करती है, यानी खरीदारी करती है अलग अलग चीजों की। मान लीजिए किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अंदर या गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के अंदर या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अंदर या गवर्नमेंट ऑफिस के अंदर मान लीजिए फैन चाहिए, सीलिंग फैन चाहिए, ठीक है, या एयर कंडीशनर चाहिए, या पेन पेपर चेयर टेबल कुछ चाहिए, कंप्यूटर चाहिए, तो ये क्या करते हैं? इस इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म के माध्यम से उनका ऑर्डर करते हैं। ठीक है, तो ये गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस क्या है? ये सरकार का एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसकी मदद से भारत सरकार बहुत सारी गुड्स और सर्विसेज को प्रोक्योर करता है। ठीक है, तो गवर्नमेंट ए मार्केट प्लेस ने ग्रॉस मर्केंडाइज वैल्यू, मतलब कि टोटल कितना पैसा कलेक्ट कर लिया है, 1.5 लाख करोड़ का जो रुपया है वो जो वैल्यू है वो कलेक्ट कर ली है। ठीक है, जीईएम जो है वो किस लिए आया है? मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस। अब आपको अलग अलग लोगों को हायर करने की जरूरत नहीं है कि तू ये खरीद के ला, तू वो, आप ऑनलाइन ही सारा काम कर रहे हैं, यानी मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस के हिसाब से काम कर रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? ग्रोस मर्केंडाइज वैल्यू का मतलब क्या होता है? गुड सोल्ड वायर कस्टमर टू कस्टमर और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, कितने का सामान खरीद बेच की गई है उसको कहा जाता है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद ये क्या कह रहा है कि गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस है क्या? ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। इसको लॉन्च किसने किया है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने 2016 में, जिससे आप गुड्स और सर्विसेज को प्रोक्योर कर सकते हो। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और ऑर्गेनाइजेशंस जो है प्रोक्योर कर सकती है, आप या मेरे जैसे लोग इसको प्रोक्योर नहीं कर सकते इस प्लेटफॉर्म का यूज करके। ठीक है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, जो सरकारी कंपनी ही मैं कहूंगी, वो भी इसको यूज कर सकती है कुछ प्रोक्योरमेंट के लिए। ऑटोनोमस बॉडीज या अदर ऑर्गेनाइजेशन भी इसका यूज कर सकती हैं प्रोक्योरमेंट के लिए। ठीक है, जीईएम, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जैसे बहुत सारे और देशों ने भी अपने मार्केट प्लेस बनाए हुए हैं। भारत का जो मार्केट प्लेस है वो 3rd नंबर पे है। ठीक है, सिंगापुर का गवर्नमेंट ई बिजनेस, जीई बिज के नाम से है, वो 2nd नंबर पे है। भारत जो है वो 3rd नंबर पे है, अपना जीईएम जो है वो 3rd नंबर पे है। और साउथ कोरिया का कॉनेप्स के नाम से, साउथ कोरिया का कॉनेप्स पूरे वर्ल्ड के अंदर सबसे बड़ा मार्केट प्लेस है। ठीक है, याद रखोगे इस बात को। इसके बाद अगली न्यूज क्या कह रहा है? इलेक्ट्रॉनिक कोर्ट के बारे में कह रहा है। देखो, इलेक्ट्रॉनिक कोर्ट आप लोग आसानी से समझ सकते हैं, ये एक ऐसा प्रोविजन लाने की बात हो रही है जहां पे पेपरलेस, बिल्कुल डिजिटल केसेस ही सुलझाए जाए। पेपरलेस वर्क, अब इतनी सारी फाइलें कोर्ट के अंदर पड़ी रहती है, कोई मिसप्लेस हो गई, किसी में आग लग गई, कोई खराब हो गई, बहुत सारी टेंशन रहती है उनको संभालने के लिए। तो इलेक्ट्रॉनिक कोर्ट में क्या होगा? डिजिटली सारा काम होगा और पेपरलेस कोर्ट को बना दिया जाएगा। तो अभी तक 21 कोर्ट पेपरलेस तैयार हो भी चुकी है, लेकिन ये फेज्ड मैनर में चल रहा है। फर्स्ट फेज जो है इलेक्ट्रॉनिक कोर्ट का वो 2007 में ही लॉन्च हो गया था। इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, मतलब इंडियन जुडिशरी में आईसीटी डेवलपमेंट करना था। अभी न्यूज क्या है कि ई कोर्ट का इंटीग्रेटेड मिशन मोड प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च कर दिया है गवर्नमेंट ने, मतलब कि 3rd फेज को भी अब लॉन्च कर दिया है गवर्नमेंट ने। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट और डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस जो है वो बहुत सारी कमेटीज के साथ मिलके इसको इम्प्लीमेंट कर रही है।
फेज क्या है? फेज 1 है 2011 से 15 का। फेज 2 है 2015 से स्टार्ट हुआ, जिसमें डिस्ट्रिक्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट्स को कंप्यूटराइज्ड करने का मुहिम चलाया गया। इसके अंदर क्या क्या किया गया? एक तो नेटवर्क की जो विड्थ है, बैंडविड्थ है, उसको प्रमोट किया गया। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर को प्रमोट किया गया, मतलब कि जो ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, जिसकी मदद से जो सॉफ्टवेयर है उस पे काम ब्रॉडली हो सके। ठीक है। एनजेडीजी, नेशनल जुडिशियल डाटा ग्रिड, ये एक डाटाबेस होता है जिसके ऊपर ये पूरा डाटा रखता है, कितने ऑर्डर्स हैं, कितने केसेस हैं, कितनी फाइल्स हैं, कौन सा केस कब सुना जाएगा, ये एक डाटाबेस रखता है एनजेडीजी। ठीक है। एक्सेस टू केस स्टेटस इंफॉर्मेशन, एक फैसिलिटी ये भी दी है कि आप किसी केस की इंफॉर्मेशन चाहते हो, उसका एक्सेस चाहते हो, तो वो भी आप उस डाटा ग्रिड से, उस पूरे डाटा से कलेक्ट कर सकते हो कि किसका केस कब है, क्या चला है, क्या नहीं चला है। वर्चुअल कोर्ट 21 वर्चुअल कोर्ट जो है वो 17 स्टेट और यूटी के अंदर ऑलरेडी ऑपरेशनलाइज हो गई है ट्रैफिक चलान केसेस के लिए। ठीक है। ट्रैफिक चलान के लिए ऑनलाइन सारा काम हो रहा है। ई फाइलिंग सिस्टम के अंदर क्या कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग है, लीगल पेपर्स को आप इलेक्ट्रॉनिकली ही फाइल कर लोगे, अब आपको नोटरी में धक्के खाने की जरूरत नहीं होगी, ऐसा कहा जा रहा है। अब कह रहे हैं जो फेज 3 है वहां पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज किया जाएगा। ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्नाइजर, ओसीआर यानी ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन का यूज किया जाएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज किया जाएगा। डिजिटल और पेपरलेस कोर्ट बनाए जाएंगे सब जगह। ठीक है। ऑनलाइन कोर्ट फोकस करेगी ताकि जो लिटिगेंट्स और लॉयर्स हैं वो बार बार कोर्ट में ना जाएं और वर्चुअली अपने घर पे बैठ के ही आप लोग अपने केसेस को सॉल्व कर सके। होता है ना, मतलब आदमी बेचारा बुजुर्ग हो जाता है चक्कर काटते काटते, कोर्ट्स के केस नहीं सुलझ रहा है। अब आपको क्या करना है? साइट पे जाना है, अपने केस की सुनवाई करनी है वर्चुअल माध्यम से। आपका लॉयर बोल रहा है, आपका वकील बोल रहा है, आपका जज बोल रहा है, इस तरीके से कोर्ट की सुनवाई होगी, ऐसा थर्ड फेज के अंदर काम करने को कह रहे हैं। ठीक है। ट्रैफिक चलान के अलावा भी जो और केसेस हैं उसके लिए भी ये वर्चुअल कोर्ट्स का प्रावधान लेके आएंगे थर्ड फेज के अंदर। ये था पूरा ई कोर्ट के बारे में। अगली न्यूज है एलआईसी के बारे में। ये क्या है समझो। देखो, अडानी ग्रुप्स को ओवर एक्सपोजर मिला है, ऐसा कहा जा रहा है इस बजट के अंदर कि एलआईसी जो है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन जो है, और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, उसको अडानी ग्रुप्स के अंदर इतना ज्यादा, इसके शेयर्स को इतना ज्यादा ओवर वैल्यूड क्यों किया गया है। ऐसी बात ऑपोजिशन ने रूलिंग गवर्नमेंट से पूछी है, तो ये पूरा मुद्दा उठा है। अपने को लड़ाई में नहीं पड़ना, अपने को एलआईसी के बारे में जानना है जो अपने पेपर के लिए जरूरी है। एलआईसी क्या है? ये गवर्नमेंट ओन्ड इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट कंपनी है। ये क्या करती है? लोगों के पॉलिसी करती है, उनके लाइफ इंश्योरेंस करती है, और वो पैसा अलग अलग प्रोजेक्ट्स में लगाती है जिससे देश के अंदर इकोनॉमी और अच्छी होती है। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, इसको 1956 में स्टैब्लिश किया था, मतलब कि इसका एक कानून है, इसकी सारी एलआईसी की सारी शक्तियां एक कानून के अंदर लिखी गई है। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? बॉम्बे के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है। इसका काम ही यही होता है कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा अच्छी इकोनॉमिक सेविंग्स करने के तरीके बताए और एक हाई रिटर्न देश को कमा के दे। ठीक है। ये फुली ओन्ड है बाय गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ही 100% इसकी मालिक है। ये एलआईसी के बारे में हमने बात की। ठीक है। अडानी के जो ग्रुप्स हैं, अडानी ग्रुप्स के जो शेयर हैं काफी गिर गए हैं, ये आपको पता ही है। इसके बाद है लैब ग्रोन डायमंड। लैब ग्रोन डायमंड क्या है, पहले इसकी न्यूज को समझो। जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी हैं, उन्होंने बजट 2023 में ये कहा कि लैब ग्रोन डायमंड्स के लिए जो डायमंड सीड चाहिए, उस सीड के ऊपर जो कस्टम ड्यूटी है, कस्टम ड्यूटी क्या होती है? इंपोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटी। जब आप दूसरे देश से इंपोर्ट करते हो तब आपको कुछ पैसा देना पड़ता है बॉर्डर पे लाने के लिए, तो आपको वो कस्टम ड्यूटी अब कम कर दी गई है, निर्मला सीतारमन ने ऐसा कहा है। अब ये तो पूरी न्यूज थी। ठीक है। अब अपने को ये जानना है ये लैब ग्रोन डायमंड होते क्या है, इसको समझना। देखो, आपको पता है जो नेचुरल डायमंड होता है, जो अपना नेचुरल डायमंड होता है, वो बहुत समय लग जाता है बनने में। नेचुरल डायमंड को बनने में बहुत ज्यादा समय लग जाता है, धरती के नीचे मिलियन ऑफ ईयर्स लग जाते हैं बनने में। तो अब क्या किया जा रहा है? ग्रेफाइट का यूज किया जाता है एज सीड, एज डायमंड सीड। किसी भी पौधे को उगाने के लिए बीज चाहिए ना, ऐसे ही लेबोरेटरी के अंदर डायमंड बनाने के लिए अपने को ग्रेफाइट एज सीड चाहिए। ठीक है। अब ये ग्रेफाइट क्या करेगा, इसको दो तरीके से हम लोग, एक तो केमिकली इसको प्रिपेयर करेंगे लेबोरेटरी के अंदर, ये बिल्कुल वैसा ही डायमंड होगा जैसा कि अपना नेचुरल डायमंड होता है। ठीक है। एक तो केमिकली यूज करते हैं, एक हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर HTHP मेथड से इसका डायमंड बनाते हैं।
हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर मेथड के अंदर क्या होगा, टेम्परेचर 1500 डिग्री सेल्सियस यूज किया जाएगा और प्रेशर भी बहुत ज्यादा, लगभग 8000 psi प्रेशर जो है यूज किया जाएगा डायमंड को बनाने में। यहाँ पे केमिकल मेथड में क्या होता है, आप डायमंड की एक चिप को, छोटी सी लेयर को लोगे और उसके ऊपर ऑपरेशन करोगे, ठीक है, उसको मीथेन गैस के अंदर, कार्बन वाली गैस के अंदर भर दिया जाएगा। क्या प्रोसेस है इसको जान लेते हैं। तो इसके लिए कहा जा रहा है जो ये सीड अपने को चाहिए ग्रेफाइट की फॉर्म में, ये हमें दूसरे देश से मंगवाना पड़ता है। इसके ऊपर जो कस्टम ड्यूटी है वो कम करने की बात की है निर्मला सीतारमन ने, ठीक है। इसको मैं बताती हूँ कि इसके दो मेथड कौन से हैं, एक तो HPHT हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर और दूसरा केमिकल वेपर डिपोजिशन मेथड। हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर में ये क्या कह रहा है, कह रहा है कि 7,30,000 PSI प्रेशर क्रिएट करना पड़ेगा, मतलब जैसा धरती के नीचे प्रेशर और टेम्परेचर होता है वैसी ही कंडीशंस, वैसी ही परिस्थितियां धरती के ऊपर लेबोरेटरी के अंदर पैदा करनी पड़ेगी इसको मैन मेड तरीके से बनाने के लिए। और टेम्परेचर भी कम से कम 1500 डिग्री सेल्सियस जो है आपको प्रोड्यूस करना पड़ेगा। ग्रेफाइट को डायमंड सीड की तरह यूज करते हैं और ये काफी एक्सपेंसिव प्रोसेस होता है, ठीक है। उसके बाद इसका दूसरा जो मेथड है वो है केमिकल वेपर डिपोजिशन मेथड। इसके अंदर क्या होगा, डायमंड सीड की यानी ग्रेफाइट की एक थिन स्लाइस ली जाएगी, उसको एक चैम्बर, सील्ड चैम्बर के अंदर भर दिया जाएगा, 800 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर वहां पे लेके आएंगे, कार्बन रिच गैस सच एज मेथेन को उस चैम्बर में फिल किया जाएगा। जैसे ही ये गैस आयोनाइज हो जाएगी प्लाज्मा के अंदर, ठीक है, माइक्रोवेव का यूज करके, लेजर का यूज करके या बाकी टेक्निक्स का यूज करके ये आयोनाइजेशन ब्रेकडाउन होगा गैसेस का, और जो कार्बन है वो डायमंड सीड के साथ मर्ज हो जाएगा उसकी चमक के लिए, ठीक है। ये दोनों ही मेथड जो हैं वो आर्टिफिशियल डायमंड्स को बनाने के लिए काम में आती है। आई होप आपको ये सीरीज समझ आई है। क्वेश्चन ऑफ द डे, यहाँ पे मैं लिखना भूल गई हूँ, क्वेश्चन ऑफ द डे आपको बताना है कि आज का क्वेश्चन क्या है, जो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। क्वेश्चन ऑफ डे में आपको ये बताना है, जो महिला सम्मान विकास स्कीम है, महिला सम्मान जो ये स्कीम चली है, महिला सम्मान सर्टिफिकेट स्कीम है ना, महिला सम्मान सर्टिफिकेट स्कीम है, विकास नहीं है, सर्टिफिकेट स्कीम है। आपको ये बताना है कि इसके अंदर मैच्योरिटी पीरियड कितना है, इसके अंदर मैच्योरिटी पीरियड कितना है, मतलब ये स्कीम कितने समय के लिए है, आपको 7.5% जो इंटरेस्ट मिलेगा वो कितने समय के लिए मिलेगा, इसका मैच्योरिटी पीरियड आपको बताना है। कमेंट सेक्शन में मैं इंतजार करूंगी कि आप लोगों ने ध्यान से सुना है नहीं सुना है, ठीक है। आई होप आपको समझ आया है। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।